गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के लिए ही पढ़ेंगे। जीके और जीएस देख रहे हैं हम। एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए, जिसका एग्ज़ाम कब होना है तो अक्टूबर में, है ना। इसका एग्ज़ाम 20 अक्टूबर के बाद ही होगा, तो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा या उसके बाद से ही स्टार्ट होगा। और इसका 1 मंथ या 15 दिन तक इसका एग्ज़ाम रहेगा। तो हम जीके और जीएस हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर रहे हैं ना, जिसमें हमने क्या जीके के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट देखे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसमें जीके में सभी स्टैटिक जीके आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स से, और इसके बाद करेंट अफेयर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और जीएस में हमारा क्या पोर्शन आएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ये तीनों किस में आएगा, हमारे जीएस में आएगा। इसके बाद भी हमने क्या देखा था, इसके बाद भी हमने जो सब्जेक्ट है उसमें भी हमने टॉपिक वाइज चीज़ें देखी थी कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एसएससी हमेशा टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। कि जैसे उसने क्या पूछ लिया, एक हमारा टॉपिक हो गया आर्ट एंड कल्चर, जिसमें उसने क्या पूछा, त्योहारों के बारे में पूछा। तो हमको जितने भी त्योहार हैं हम सबको देख लेंगे, तो इससे हमारा क्या, जो फेस्टिवल है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्या हमारा गलत नहीं होगा। इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी में हम देखें तो जो नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क से हमेशा 2-3 क्वेश्चन एसएससी पूछता ही अपने, या तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम में पूछ लेगा, या तो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, सभी एग्जाम में ये जो नेशनल पार्क है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद हम देखें, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जिसमें हम देखेंगे या तो स्टेडियम पूछ लेंगे, तो हमको सारे स्टेडियम याद करना है। इसके बाद किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पूछ लेंगे कि इस खिलाड़ी का संबंध किस स्पोर्ट्स से है ना, या तो इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स है, जैसे शतरंज हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट हो गया ना, उसकी जो विश्व चैंपियन कब भी स्टार्ट हुआ, प्रथम किसने जीता, और अभी हाल ही में किसके बीच हुआ, और अभी हाल ही में कौन जीता। तो जो करेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो इसमें ये भी पूछ लेते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें हम कवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने कहाँ तक हमारा हो गया था, ज्योग्राफी भी हमारा बहुत सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। हम कला और संस्कृति में क्या पढ़ रहे थे, कला व संस्कृति में, आर्ट एंड कल्चर में, कला और संस्कृति में हम क्या पढ़ रहे थे, कला और संस्कृति में हम पढ़ रहे थे, कला और संस्कृति में हम मंदिरों के बारे में देख रहे थे। हम कला और संस्कृति में मंदिरों के बारे में देख रहे थे। मंदिरों में हमने मंदिरों के जो डिवीज़न है वो हमने देख लिया था, जो वर्गीकरण है, क्या था, वर्गीकरण, मंदिरों का जो वर्गीकरण है हमने ये देख लिया था। तो एक था हमारा नागर, मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि हमने जैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हम सबसे पहले लास्ट जो क्लास है हमारी उसका रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि आप क्या पिछली चीज़ों को भी क्या रिकॉल कर लो, उससे उसको आप भूलो ना। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण में हमने 3 चीज़ें देखी थी। वर्गीकरण में जो मंदिर स्थापत्य कला या वर्गीकरण में प्रकार भी बोल देंगे, है ना, इसके टाइप, है ना। तो इसमें तीन शैलियाँ हैं। एक तो नागर शैली, कौन सी, नागर शैली हो गया हमारा, नागर शैली हो गया। इसके बाद क्या हो गया, बेसर शैली हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो द्रविड़। अब हमने तीनों में क्या देखा था, तो बेसर, द्रविड़ और नागर शैली। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले जो नागर शैली है, नागर शैली के जो मंदिर है बनाए वो उत्तर भारत में हमको देखने को मिलेंगे। कौन से, उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे। जो नागर शैली है उसकी भी क्या उपशैलियाँ हैं, जैसे खजुराहो उपशैली हो गया, है ना। ये चीज़ें हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ एग्जाम में क्या पूछते हैं और हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे।
जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आती है, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला एग्ज़ाम तो है नहीं, सिर्फ फैक्ट हमको देखना है। बाकी ये जो नागर शैली, इनसे भी रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया कि कौन नागर शैली में निर्मित मंदिर है, पर अगर कभी आपसे इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको आना चाहिए, है ना। तो ये उसकी उपशैलियाँ भी, अगर जैसे हम आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तब इसकी हम उपशैलियाँ भी देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है ना, उसमें बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें नागर शैली के ही मंदिर हैं, पर वो नागर शैली के उप शैली में विभाजित है ना। तो ये देख लिया। इसके बाद बेसर शैली के हम देखेंगे उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में, है ना। तो उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण में देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको इसका पूरा जो बताया था स्टेट वाइज भी मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट था, जम्मू कश्मीर से लेके ये कहाँ तक, मध्य प्रदेश तक था, है ना। मध्य प्रदेश तक स्थित था, जो कि हम देखेंगे अगर हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक है। हिमालय से लेके ये विंध्य पर्वत या विंध्यन पर्वत तक इसका विस्तार था, है ना। तो ये चीजें हमने देख ली थी ना, तो कहाँ तक इसका विस्तार था। और ये किस वंशों की शैली में, जैसे ओलिकर हो गया, है ना। उसके बाद हम देखेंगे गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। तो इन शैली में इन मंदिरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे विंध्य पर्वत श्रृंखला से ये कहाँ तक थे, तो ये हमारा था कृष्णा नदी, है ना। तो ये कृष्णा नदी तक इसका विस्तार। और अगर स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक, कर्नाटक के क्षेत्र तक इसका विस्तार, है ना, कर्नाटक के क्षेत्र तक विस्तार। अब हम देखेंगे दक्षिण में हमने देखा था कृष्णा नदी से लेके तमिलनाडु तक, कृष्णा नदी से लेके तो तमिलनाडु। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक, है ना। तो पहले ही हमने देख लिया ये। तो ये हमने 3 शैलियाँ पढ़ी थी, नागर शैली, बेसर और द्रविड़। अब हमने नागर शैली के मंदिरों को भी देख लिया था, इसमें हमने डायग्राम के थ्रू चीजें देखी थी। तो एक बार और मैं आपको इसका डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, ना। तो ये हमारा हो गया था शिखर, और इसके बाद ये हमारा गर्भगृह हो गया था। गर्भगृह के बाद ये हमारा मंडप है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है ये पीठ है, और इसके नीचे हमारा हो जाएगा जगती। तो ये गर्भगृह गर्भगृह जहाँ पे देवी देवताओं की क्या मूर्ति की स्थापना। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा शिखर। तो ये शिखर है, ये शिखर। और इसके बाद हम देखेंगे शिखर के बाद ये कलश, आमलक, है ना। ये आमलक हो गया, ऊपर है कलश। कलश की जगह हम त्रिशूल की भी स्थापना कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ये हमारा मंडप वाला भाग हो गया, जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ करते हैं। और ये हमारा पीठ वाला जो मैदान वाला क्षेत्र है वो, और जगती। तो ये हमारी किससे संबंधित है, तो ये नागर शैली से संबंधित मंदिर ऐसे होते हैं। और द्रविड़ शैली के मंदिर हम देख लेते हैं एक बार। तो द्रविड़ शैली में भी कोई अंतर नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हम देख लेंगे। एक चीज और हमने नहीं देखी थी, जो नागर शैली के मंदिर है, इसलिए मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया है। तो हमने नागर शैली के मंदिरों में क्या किया था, एक एक जो विशेषता है नागर शैली के मंदिरों की, जो दक्षिणा जो होता है प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पद होता है, वो क्या होता है, जो प्रदक्षिणा पद होता है वो क्या होता है, ढका हुआ होता है। और क्या, अंदर की ओर, है ना। तो जो प्रदक्षिणा पद होता है, जैसे हम जो परिक्रमा करते हैं वो क्या होता है, मंदिर के अंदर ही होता है। क्या होते हैं, जो प्रदक्षिणा पद होते हैं वो क्या होते हैं, मंदिर के अंदर होते हैं नागर शैली में। अब हम ऐसे ही देखें तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर है, तो द्रविड़ शैली के मंदिर इस प्रकार हमको देखने को मिलेंगे। ये अंतराल हो गया, ये मंडप हो गया, अर्ध मंडप, ये मंडप हो गया, है ना। ये हो गया हमारा।
इसमें हम देखेंगे ये चीज़ है ना, और ये इसकी विशेषता है ना। ये क्या हो गया, जब मंदिर स्टार्ट होता है ना तब ये बना होता है ना। तो हम देखेंगे ये हमारा हो गया, ये छोटी छोटी ये चीज़ें बनी, ये क्या होता है, इसको विमान बोलते हैं, और ये ऊपर के स्थान को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे तो ये तो गर्भगृह ही है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे ये हमारी क्या है, अधिष्ठान है ना, अधिष्ठान। इसके बाद हम देखेंगे ये हो गया पीठ, और ये हो गया जगती, पीठ और ये हो गया जगती। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराल। इसमें कुछ नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें इसमें डिफरेंस नहीं है, इसमें भी श्रद्धालुओं से संबंधित चीज़ें। ये मंडप हो गया और अर्ध मंडप हो गया। अब जो इसमें प्रदक्षिणा पद है वो क्या होता है, बाहर की ओर है, मंदिर के बाहर की ओर क्या होती है, परिक्रमा होती है। तो ये कहाँ होगा, दक्षिणा पद, प्रदक्षिणा पद, ये बाहर की ओर, मतलब जो परिक्रमा होती है वो कहाँ पे, बाहर की ओर होती है। और उत्तर भारत जो नागरशैली के मंदिर है उसमें प्रदक्षिणा पद क्या होता है, अंदर की ओर होता है ना। तो मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आप बस हमको इसको एक बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये डायग्राम हमको बनाना है। उसके बाद हमको सिर्फ मंदिरों को याद रखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, हमको स्टेट याद रखना है। बस यही चीज़ है जो समझने योग्य, इसलिए मैं आपको इसको बता रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये डायग्राम आप विथ डायग्राम बनाइए तो आपको इजीली सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और आपको जो नागरशैली और द्रविड़ के मंदिर है उसके डिफरेंस के बारे में भी आपको क्या पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर भारत के मंदिर। उत्तर भारत के मंदिर में पहले तो हम क्या करेंगे, जो मंदिर में हमने सबसे पहले क्या देख लिया, सबसे पहले स्थापत्य जो कला है, नागर शैली देखते हैं ना, श्रेणी नागर, द्रविड़ और बेसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो हम सभी स्टेट वाइज सारे मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, और जो फेमस मंदिर है उसकी विशेषता देख लेंगे, उसकी किस राजा ने उसकी स्थापना करवाई, और अन्य चीज़ें उसकी देख लेंगे। सबसे पहले हम जो मंदिर है, क्योंकि हमको मंदिर बहुत सारे पढ़ने हैं, इसमें से किसी भी जो ज़्यादा फेमस नहीं है उसके सिर्फ नाम पूछेंगे, और स्टेट का कि कौन से राज्य में ये स्थित है। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो हम सिर्फ उतना ही चीज़ें करेंगे इसमें। और जो फेमस मंदिर है, जैसे हम देखें तो खजुराहो के मंदिर हो गए है ना, वो हम देख लेंगे। इसके बाद जो नीलकंठेश्वर मंदिर हो गया है ना, और गोकर्ण मंदिर हो गया, रामेश्वरम मंदिर हो गया, जो दक्षिण के मंदिर है ना। जितने भी मंदिर है उत्तर से लेके दक्षिण, जितने भी फेमस मंदिर है, जो जिसके संस्थापक हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो संस्थापक और कहाँ पे स्थापना हुई, और कुछ विशेष चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, हम बस वही देखेंगे। तो हम पहले पूरे स्टेट वाइज देख लेते हैं। पहले हम उत्तर भारत के देख लेते हैं, उसके बाद उत्तर के बाद हम दक्षिण के देख लेंगे। इसमें हम उत्तर में हम बेसर भी आ जाएगा हमारा, नागर भी आ जाएगा, और द्रविड़, तीनों चीज़ें आ जाएंगी इसमें, उत्तर और दक्षिण को मिला के। इसके बाद हम जब अलग इंडिविजुअल पढ़ेंगे जो फेमस है, तो उसमें हम जो लोकेट करते जाएंगे कि ये नागर है और ये बेसर है, और हम जो मैप है, मैप के थ्रू भी जो मंदिर है उसको भी लोकेट करते जाएंगे, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। तो सबसे पहले हम कहाँ के, जम्मू कश्मीर के देखते हैं। उत्तर भारत के स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर से ही देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर है, तो वैष्णो देवी का मंदिर जो बहुत फेमस है ना। इसके बाद रणवीरेश्वर मंदिर। रणवीरेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और अमरनाथ की गुफा मंदिर है ना, ये भी बहुत फेमस है। इसके बाद तो ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद हम देखेंगे रघुनाथ मंदिर, जो कि महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया। कौन सा,
रघुनाथ मंदिर महाराजा गुलाब सिंह। इसके बाद खीर भवानी मंदिर महाराजा प्रताप सिंह ने। किसने? खीर भवानी मंदिर किसने बनवाया? महाराजा प्रताप सिंह। इसके बाद सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ये इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के पुत्र जलुका के द्वारा इसका निर्माण करवाया है ना, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तारा मंदिर, ये भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। तो ये इतने जो मंदिर है वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। एक तो वैष्णो देवी का मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर, इसके बाद अमरनाथ की गुफा, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी मंदिर, सूर्य मंदिर और तारा मंदिर, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे लद्दाख। तो लद्दाख में कौन कौन से मंदिर है ये हम देखते हैं। तो अलसी चोस खोर मंदिर, इसके बाद लाल मैत्रेय मंदिर और माधव मंदिर। तो ये 3 मंदिर कहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे? लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में माँ चिंतपूर्णी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर और हिडिंबा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में ये मंदिर हमको देखने को मिलेंगे। कौन से? माँ चिंतपूर्णा देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर और हिडिंबा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर और श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है ना। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर है ना, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर है ना। इसके बाद देखेंगे हम सूरकुंडा मंदिर हो गया। इसके बाद नीलकंठ महादेवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, नैनी देवी और जगेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर और स्याही देवी मंदिर। तो ये जो इतने सारे मंदिर हैं ये उत्तराखंड में, हमको सिर्फ इन मंदिरों को क्या नाम ही याद रखने हैं। तो उत्तराखंड में एक बार हम और देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर हो गया एक, इसके बाद केदारनाथ मंदिर हो गया, तीसरा हमारा सूरकुंडा मंदिर हो गया, चौथा हमारा नीलकंठ महादेवी मंदिर है ना, नंदा देवी मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, नैना देवी मंदिर, जगेश्वरी मंदिर, मनसा देवी मंदिर और स्याही देवी मंदिर। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम उत्तर भारत के इतने ही स्टेट पढ़ेंगे। एक तो हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा हमारा लद्दाख हो गया, तीसरा हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश और चौथा हमारा उत्तराखंड हो गया। अब जो भी हमारे राज्य बचे, जैसे एमपी बचा है ना, एमपी के बाद राजस्थान बचा है, राजस्थान में भी हमको नागर शैली देखने को मिलेगी, नई दिल्ली हो गया है ना, इसके बाद हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार हो गया। तो ये इन स्टेटों को भी हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, उत्तर भारत के मंदिर। उसके बाद हम डायरेक्ट कौन से पढ़ेंगे? दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो भी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट दक्षिण भारत के मंदिर देखेंगे। दक्षिण भारत के मंदिर देखने के बाद हम क्या करेंगे? जो फेमस मंदिर है ना, तो फेमस मंदिरों को हम पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो फेमस मंदिरों से संबंधित जो संस्थापक पूछ लेते हैं कभी कभी, तो हमारे वो मिस ना हो। तो फेमस मंदिरों के ही आपसे संस्थापक पूछेंगे या किस वर्ष से संबंधित है और क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सर।